में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री। बेटा 10th क्लास मैं इस वीडियो के साथ साथ इस पार्ट 1 वीडियो के साथ आपको नेशनलिज्म यूरोप के मेन पॉइंट्स आपके सामने एलैबोरेट करूंगा, जिससे चैप्टर की ब्रीफिंग और भी अच्छी हो जाएगी आपके लिए। पहला है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन यूरोप। 19th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म की जो आग थी, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। It brought about the sweeping changes in the political and mental world of Europe, which resulted in the emergence of the nation state. इस राष्ट्रवाद ने मतलब इस नेशनलिज्म ने पूरे यूरोप के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नेशन स्टेट यानी कि यूरोप की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करा। साथ ही साथ यूरोप के जितने भी कंट्री थे वो जिन्होंने एक दूसरे को कोलोनियल कर रखा था या बाहर किसी किंगडम ने यूरोप पे कब्जा कर रखा था, इन सभी चीज़ों को से निजात मिला। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न नेशनल स्टेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लुइस 16 बिलोंग करते थे इस चैप्टर से, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेर, नेपोलियन बोनापार्ट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही नेशनलिज्म यूरोप की शुरुआत हुई। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक ला पार्ट्रे ली सिटियन अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी का मानना यह था कि द फादरलैंड द सिटीजन अमंग अस द फ्रेंच पीपल, मतलब वो फ्रांसीसी मानते थे कि ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है यूरोप की, वो उनके पिता की है और वो वहाँ के नागरिक हैं। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जिसमें सभी सिटीजन, सभी नागरिक जो हैं वो शामिल हुए। नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिविल कोड ऑफ 1804 which was known as नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड बनाया था। सिविल कोड की अच्छी बात यह थी कि इसके अंदर फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप के भी कई लोगों को कुछ बेसिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट और इकोनॉमिकल राइट्स मिल गए थे। देयर वर नो नेशन स्टेट्स इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, देयर वर नंबर ऑफ किंगडम्स। 18th सेंचुरी तक यूरोप के अंदर कोई अलग अलग कंट्री के हिसाब से नहीं बटे थे बल्कि किंगडम के हिसाब से बटे हुए थे। देयर वर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which lead to the nation states. A landed aristocracy was the dominant class of the continent. जो एरिस्टोक्रेसिस लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, वो कंटिनेंट के यानी कि यूरोप महाद्वीप के सबसे डोमिनेंट क्लास के अंदर गिने जाते थे। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड बिजनेसमैन प्रोफेशनल केम इनटू बीइंग। औद्योगिकरण के चलने के कारण, यूरोप में औद्योगिकरण के विस्तार के कारण समाज के अंदर नया ग्रुप, नया वर्किंग क्लास, नई आबादी, नए मिडिल क्लास लोग और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल, ये समाज के अंदर उभर कर सामने आए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी वर क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। 19वीं सदी तक देश को जोड़ने वाली जो नेशनल आइडेंटिटी थी, जो उदारवादी की एक उदाहरण था कि देश को जोड़ के रखने की आइडेंटिटी, वो सामने आई। देयर वर मूवमेंट्स थ्रू आउट द 19th अर्ली 20th सेंचुरी फॉर यूनिवर्सल सफरेज। 19 और 20th सेंचुरी तक आते आते ये मूवमेंट यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सार्वभौमिक तौर पर सामने आने लगा। थैंक यू।